हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 1, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजर इज एसेंशियल इन द प्रोजेक्ट, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोजेक्ट, and what is the role of project manager, why it is essential, and everything about project we will cover in this video. So let's start. फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। तो हम जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट है क्या। और अभी तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जिस तरीके से हमें 6-7 स्टैंडर्ड में फाइल मिलती थी बनाने के लिए। देन अगर आप टेक फील्ड में आपको वेबसाइट्स मिलती है बनाने के लिए, तो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक प्रोजेक्ट होती है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अ प्रोजेक्ट इज defined as a sequence of tasks that must be complete to attain a certain outcome। एक प्रोजेक्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टास्क होता है, जिसके अंदर हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमें एक आउटकम तक पहुंचना है, एक आउटपुट तक पहुंचना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक फाइल बनानी है तो उसके लिए हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या हो सकते हैं कि मुझे ये बुक रेफर करनी है, ये आर्टिकल पढ़ना है, यहाँ से मुझे पिक्चर्स लेनी है, और इसको मुझे रेफर करके अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक फाइल बनानी है जिसमें मुझे प्लेन शीट्स यूज़ करनी है, ये वाले कलर्स पेन यूज़ करने हैं। तो ये क्या है, मेरे सीक्वेंस ऑफ टास्क है, जिसके आउटकम मुझे पता है कि मेरी जो फाइल है वो एट द एंड ऐसे दिखने वाली है। Okay, a project can be defined as a set of input and output required to achieve a proper goal। तो इसके अंदर मेरे पास कुछ इनपुट होगी और कुछ आउटपुट आएगी जो प्रॉपरली मुझे बताएगी कि मेरी आउटकम कैसी दिखेगी। इनपुट क्या है मेरी, कि मैं किस तरह से बुक से रेफर कर रही हूँ, क्या मटेरियल वहां से उठा रही हूँ, ये मेरी तरह एक मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एज अ इनपुट वर्क कर रही है। और उस इनपुट को जब मैं, अब पैराग्राफ क्या होता है, बुक में बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट उससे मैं इनपुट क्या ले रही हूँ, 2 या 3 लाइन्स इनपुट ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूँ या कहीं और आर्टिकल पढ़ के वहां से 2-3 लाइन उठा रही हूँ, तो वो मेरी इनपुट है। लेकिन जब उस लाइन को मैंने अपनी फाइल में लिख दिया तो वो क्या हो गई, मेरी आउटपुट बन गई। तो इनपुट और आउटपुट मिलकर मेरे क्या बनाती है, प्रॉपर गोल सेट करती है, जो मेरे प्रोजेक्ट बनाने में मेरी हेल्प करते हैं। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड हैंडल बाय मेनी पीपल। अब एक फाइल की मैंने एग्जांपल दी तो वो बहुत छोटी सी है कि उसको एक मैं अकेली हैंडल कर सकती हूँ। मैं उसके जो रिसोर्सेज है वो खुद से ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, फाइल के पेजेस मैं खुद खरीद सकती हूँ, फाइल में मैं लिख खुद सकती हूँ, उसको डेकोरेट खुद कर सकती हूँ। तो ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। बट जो प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो एक ही इंसान बनाए, उस पर बहुत सारे लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड डेट। अब एक प्रोजेक्ट अगर मुझे बनाना है, फॉर एग्जांपल आज मेरी टीचर ने अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उसकी स्टार्टिंग डेट आज है, और टीचर ने हमेशा कोई डेडलाइन दी होती है कि 4 तारीख को आपको इसको सबमिट करना है या लास्ट मंडे आपको इसको सबमिट करना है। तो ये क्या है, मेरी एंड डेट है। तो हमेशा एक प्रोजेक्ट की क्लियर स्टार्टिंग डेट हमें पता होनी चाहिए और एक एंडिंग डेट पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो गोल है उसे हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अ प्रोजेक्ट क्रिएट समथिंग न्यू। अब हर एक प्रोजेक्ट हमेशा कुछ न्यू लेकर आता है। अगर ऑलरेडी पिक्चर को इन्हांस करने के लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, कोई ऐप बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग ऐप्स बने हुए हैं, तो अगर एक ही चीज हर ऐप के अंदर होगी तो बाकी सारे ऐप्स नहीं चलेंगे। जो एक ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, आपको दूसरे ऐप पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई आपको उसमें डिसएडवांटेज दिखेगा, या कोई ना कोई आपको ऐसी चीज लगे कि अच्छा इससे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तभी आप दूसरे ऐप पे स्विच करते हो। तो हमेशा कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनता है उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, भले से वो सेम टॉपिक पे हो, लेकिन उनका जो इन्हांसमेंट है हर एक प्रोजेक्ट की अलग अलग होगी। ठीक है, उसके बाद आएगा अ प्रोजेक्ट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। अब अगर एक बिजनेस में एक चीज करी है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 3 स्टेप्स हैं कि हमें एक रिसोर्स लेना है, हमें इतनी कॉस्ट लगानी है उसके अंदर, और इतने टाइम में उसे करके देना है, एंड देन वो मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब हर एक बिजनेस के अंदर सेम स्टेप्स फॉलो नहीं किए जा सकते। अब अगर एक इंसान ने आपसे जावा का प्रोजेक्ट बनवाना है तो आपने उसको 3 स्टेप्स बता दिए कि हम इन 3 स्टेप्स पे फॉलो करेंगे। एक इंसान ने आपको C++ का प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए, तो उसके अंदर मे बी आपका जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा हो, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप सेम नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। हमें पता लग गया प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेट्स मूव टू दी व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसी नहीं होती कि जैसे हमें प्रोजेक्ट मिला और हमने उसको स्टार्ट कर दिया और उसको हमने बनाया, टीचर को सबमिट कराया और खत्म, नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जब हमें प्रोजेक्ट मिला, हमने बनाया, टीचर को चेक कराया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हम कब तक संभाल के रखते हैं, जब तक हमें पता है कि ये हमारे लिए एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल, हमें प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट लेके जाना होता है, तो हमने चाहे वो प्रोजेक्ट अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही बना लिया हो, लेकिन हम उसको मेंटेन कब तक रखते हैं, जब तक मुझे पता है इसकी मुझे ज़रूरत है। कब तक ज़रूरत है, तब तक मैं उसको प्रैक्टिकल में चेक नहीं कराती। तो तब तक मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करके रखना है जब तक उसका लाइफ साइकिल है, जब तक उसकी मुझे ज़रूरत है। इट स्टार्ट्स व्हेन प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड एंड एंड्स व्हेन इट इज टर्मिनेटेड और कंप्लीट। तो मुझे क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को तब तक संभाल के रखना है, और वो कब से संभाल के रखना है मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया, या तो उसका टाइम खत्म हो गया कि अब ये कंप्लीट हो गया, मेरा 4th सेमेस्टर खत्म हो गया, अब मुझे इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वो कंप्लीट हो गया, अब उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। या फिर वो प्रोजेक्ट बीच में खराब हो गया, आपको पता लगा ये टॉपिक्स तो आने ही नहीं थे, मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया, ये टॉपिक्स मुझे करने ही नहीं थे, तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको बीच में रोक सकते हैं। तो यही 2 चीजें हो सकती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि आपने स्टार्ट किया और एंड तक आप उसको संभाल के रखोगे, या फिर आपको बीच में पता लगा कि ये चीज अब मेरे काम की नहीं है, तब आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। फिर प्रोजेक्ट को अगर आपने बनाया है तो उसको मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब हमने प्रोजेक्ट सिंपल बात करी कि सिंपल प्रोजेक्ट क्या होता है, बट अगर हम टेक फील्ड में है तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके लिए अलग रहेगी। A software project is planned to develop or enhance software system involving tasks such as analysis, design, coding, testing and development to meet specific goals and requirements within a deadline and budget. अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें काम क्या करना है, इसको कैसे करना है, देन उसके काम के अकॉर्डिंग जो आपने एनालाइज किया उसको डिजाइन करना है कि अच्छा अब ये मैंने एनालाइज किया है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, और जो भी आपने डिजाइन किया है उसको आपको कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा। एंड कोडिंग में क्या होता है, एरर्स आती हैं, बग्स आती हैं, ठीक है, आपको अलग अलग आउटपुट के साथ उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर मैं ये इनपुट देती हूँ तो मेरी आउटपुट सही आती है कि नहीं आती, तो उसको टेस्ट करना भी जरूरी है। एंड देन उसको डिवेलप करना सब चीजों के साथ, एट द एंड उसकी आउटपुट लेकर आना, ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर भी हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट्स को हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई है। अगर आपने अभी तक कोई वेबसाइट बनाई है तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। उसमें क्या, अगर हमारे टीचर ने बोला है कि हमें डीएस की वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर हमें अलग अलग टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो कवर करने हैं, तो उसके हम एग्जांपल कैसे लेंगे, एनालाइज करेंगे सबसे पहले। अच्छा, एरे है हमारा एक टॉपिक, एक स्टैक टॉपिक है, एक लिंक लिस्ट टॉपिक है, एक क्यू टॉपिक है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है, ये मैंने एनालाइज किया, ठीक है। इसके अंदर मुझे एरे के अंदर मुझे 20 क्वेश्चन कवर करने हैं, लिंक लिस्ट के अंदर मुझे 10 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है, ये सब मैंने एनालाइज किया कि अच्छा, और वो फिर उसके बाद आप देखोगे ये क्वेश्चन के आंसर मुझे आते भी है नहीं, सब कुछ एनालाइज फेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप डिजाइन करोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, नैप बार बना सकता हूँ, उसके अंदर लिंक बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं क्लिक करूँ तो मेरे एरे के क्वेश्चंस आ जाए, तो ये आपने डिजाइन किया, ठीक है। अब उसी डिजाइन को आप कोडिंग में चेंज करोगे, फिर आप सेलेक्ट करोगे आप कौन सी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो, जावा में, C++ में, ठीक है, HTML CSS, किस तरह का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस में कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है। उसको कोडिंग करने के बाद फेज बाय फेज आप टेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे हमने एक नैप बार बनाया, हम उसको चेक करेंगे जाकर, मैं क्लिक करने पर मेरा ये आउटपुट आ भी रही है नहीं आ रही, क्लिक करने पर ये मेरे टैब में खुल भी रहा है नहीं खुल रहा, तो ये टेस्टिंग फेज हो गया मेरा। और पूरा हमारा जब वेबसाइट बन जाएगा, पूरा जो मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी कि जो मैंने बनाया उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको डिवेलप कर लिया, और फिर हम बना कैसे नहीं है, अगर टीचर ने बोला है कि हमें 5 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अगर टीचर ने बोला है कि मुझे एरे करना है, कवर करना है, लिंक लिस्ट कवर करना है और क्यों कवर करना है, तो पहले मैं उन पे फोकस रखूंगी जो मेरे टीचर की रिक्वायरमेंट है या जो मेरे यूजर की रिक्वायरमेंट है, उनको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, रेदर देन कि मैं डीपी करने लग जाऊं, डायनामिक प्रोग्रामिंग करने लग जाऊं। भले से वो डीएस के अंदर आ सकता है, लेकिन मुझे क्या करना है, पहले अपने यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी डेडलाइन के अंदर काम होना चाहिए। अगर आपको 3rd सेमेस्टर में बोला गया कि आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आपको फिर उसको 3rd सेमेस्टर के एंड से पहले उसको
सबमिट करोगे, राइट। अगर आप उसको 5th सेमेस्टर में सबमिट करो, चाहे आपने कितनी भी अच्छी वेबसाइट बनाई हो, उसका फायदा नहीं है क्योंकि आपकी डेडलाइन खत्म हो गई है, ठीक है। और फिर बजट भी है, बजट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसके अंदर कोई पिक्चर्स लगा रहे हो, या फिर आप कोई वीडियो लगा रहे हो, कोई ऑडियो लगा रहे हो, तो बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती है जो पेड होती हैं, वीडियोज ऐसी होती है जो पेड होती हैं, बहुत सारी साउंड ऐसी होती है जो पेड होती है। तो अगर आप वो साउंड यूज करना चाहते हो, पिक्चर्स यूज करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेरे बजट के अंदर आता भी है नहीं आता, मैं कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ, है ना। तो फिर अगर मैं उसको किसी को आगे सेल कर रही हूँ अपना प्रोजेक्ट, तो वो मुझे उतना प्रॉफिट देगा भी नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज अपने एक वेबसाइट को बिल्ड करने में लगा दिए और आगे से आपको कोई आप जो से सेल कर रहे हो वो 700 रुपीज में ले रहा है आपका प्रोजेक्ट, तो आपको तो लॉस हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो आप देखोगे कि आपके बजट के अंदर वो प्रोजेक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, डेडलाइन देखोगे उसकी कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आई होप कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्लियर है, क्योंकि दोनों में अलग डिफरेंस है। अगर आपको सिंपल आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, तो आपको वो डिफाइन करना है, और अगर आपको आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आपको ये डिफाइन करना है। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे हमने पढ़ा प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, वैसे ही सेम हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करना है इन सॉफ्टवेयर फील्ड। कैसे? एसपीएम इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन अ बजट, ऑल्सो विद इन अ डिराइव्ड क्वालिटी। अब जो चीजें मैंने आपको प्रोजेक्ट के अंदर बताई, वही सेम चीज इसके अंदर रिपीट होगी कि हमें पता हो कि बजट कितना है हमारा, हमें पता हो कि हमारे पास टाइम कितना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी। तो हमें जब भी सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम करना है तो हमें क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके की यूजर मेरी क्वालिटी चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमें पता है कि हमारी कोई भी प्रोजेक्ट हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो या सिंपल प्रोजेक्ट हो, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो बेस्ट थिंग भी है और वर्स्ट थिंग भी है। वर्स्ट थिंग क्यों है ये? वर्स्ट थिंग इसलिए, वर्स्ट थिंग मतलब बिल्कुल खराब वाली, एंड वाली सिचुएशन को बोलते हैं वर्स्ट थिंग। वो क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबल हम लोग चाहते तो हैं कि फ्लेक्सिबल हो, बट फ्लेक्सिबल के फील्ड में अगर हम फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं तो मे बी उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स लग रही हो और वो हमारे बजट से बाहर चला जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कभी कभी वर्स्ट भी हो जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि और फ्लेक्सिबल हो, और फ्लेक्सिबल हो, और ज़्यादा यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, तो उसके लिए क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से हमारी क्या है, वर्स्ट थिंग में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन सक्सेस बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमें वो टेक फील्ड में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें वो लैंग्वेज चुननी है, या वो टेक्निकल जिस भी हम टेक पे काम कर रहे हैं वो टेक्निकल फील्ड चुननी है जिसके अंदर हमारी सक्सेस को मीट करें, कि उसके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हमने पढ़ लिया कि हमें करना ही चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट के लिए मुझे डिजाइनिंग किसी और से करानी है, ठीक है, एनालाइज किसी और से कराना है, कोडिंग किसी और से करानी है, टेस्टिंग किसी और से करानी है, एंड एट द एंड उस प्रोजेक्ट को चेक कौन कर रहा है? मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है। तो वो क्या है कि रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया मैंने कि ये इतने बंदे काम करेंगे डिजाइनिंग फेज पे, इतने लोग काम करेंगे मेरे कोडिंग फेज पे, इतने लोग काम करेंगे मेरे टेस्टिंग फेज पे। तो इसमें रिसोर्स मैंने मैनेज कर दिया। और रिसोर्स के अंदर हमारे कंप्यूटर्स आ सकते हैं, हमारा हार्डवेयर आ सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर आ सकता है, ये सब हमारे एक तरह का रिसोर्स है, ठीक है। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब अगर हमने किसी से काम लिया है तो हम बीच बीच में उससे इंट्रैक्शन जरूर करेंगे। अगर मैंने प्रोजेक्ट को मैनेज किया है तो मैं क्या करूंगी, उसको ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी कम्युनिकेट करूंगी उससे, किसी के भी मेथड के थ्रू, जिससे वो उसको सेटिस्फेक्शन रहेगी, यस मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है और वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज बेटर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जो भी मेरी आउटपुट आने वाली है उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया कि कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, मेरी वर्स्ट थिंग में चली जाती है, लेकिन हमें ट्राई करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फ्लेक्सिबल ही रहे, ओके। नेक्स्ट वन इज योर गोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। गोल्स क्या है हमारे, ठीक है। अब ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सिंपल पूछा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, तो आप इतना भी लिख सकते हो। बट अगर आपको 13 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, तो आपको और भी उसमें क्या करना पड़ेगा, अपना मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, तो आप गोल्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखा है, इससे कम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ इसके अंदर PDF के अंदर आपको डाल के दिया है, PPT बनाई है इसकी, इसीलिए
सो फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। इकोनॉमिकली जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी कॉस्ट से, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि टू डेवलप software within a budget, that is the software it as at economically justified cost within a planned resource। जो भी हमने प्लान किया है कि हमारा काम ऐसे होना चाहिए, ये स्टेप्स होंगे, तो उस स्टेप्स के अंदर हम कितना कॉस्ट को इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना इकोनॉमिकली फिजिबल है उसको क्रिएट करना, ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें मोस्टली हम कॉस्ट की बात करते हैं। इकोनॉमिकली ये चीज़ बन सकती है, ये सारे रिसोर्स हम लोग परचेज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज योर टाइमली सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। टू डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम, दैट इज द सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस ऑन शेड्यूल। यानी कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उसको बनाकर हम लोग स्टेक होल्डर्स को दे रहे हैं, तो ये चीज़ आएगी हमारे टाइम के अंदर। क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, अब वही क्वालिटी वाली चीज़ आगे कि हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टू डिवेल्प सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, दैट इज to ensure that a software project that meets the quality specification of the requirement definition। अगर मैंने आपको कहा है कि मेरी वीडियो 1080 में शूट करो, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि मेरी वीडियो अच्छी क्वालिटी में शूट होनी चाहिए। बट अगर आप 360 में शूट कर देते हो तो मुझे तो वो पसंद नहीं आने वाली। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारी क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के अंदर आएंगी। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपने इसको PDF को इस बार इस PPT को गो थ्रू करना है एंड देन आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब अगर हम सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी क्रिएट करें, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर कोई एक्टिविटीज क्या रहेंगी, एक्टिविटीज काम किस तरह का रहने वाला है हमारा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरह से बनने वाला है, वही सब चीज़ें सोचना कि क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे, उसको डेवलप करना है हमें, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, अब अगर वो डेवलप हो गया है तो उसको मेंटेन कैसे करना है। अब मेंटेनेंस के अंदर आता है अपडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारी विंडोज़ है, अगर विंडोज 7 है तो उसके बाद आगे विंडोज़ जो आई है उसके अंदर सेम चीज़ नहीं आई, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो गया है। तो मेंटेनेंस के अंदर हमने उसी चीज़ को मेंटेन रखा, बट उसके अंदर अपडेशन करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। तो मेंटेनेंस के अंदर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि हम इसमें अपडेट करते हैं, ठीक है, इन्हांस करते हैं चीज़ों को टाइम टू टाइम। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी यूज़र की, और जो हमने किसी को भी काम कहा था, अगर मैंने कोडिंग करने वाले को कोई काम कहा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ने, तो उसको वेरीफाई करना कि वही रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं, वो वैलिडेट है या नहीं, सही है कि नहीं, ठीक है, वो सब इंश्योर करना। देन क्वालिटी अश्योरेंस, जो क्वालिटी थी वो ही क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या आएगा, कंट्रोलिंग द प्रोग्राम वर्जन एंड डेटा थ्रू आउट लाइफ टाइम। अब जो भी प्रोग्राम है मेरा, उसका जो भी वर्जन है, जो भी मेरा डेटा है, उसको थ्रू आउट माई प्रोग्राम, थ्रू आउट माई प्रोजेक्ट लाइफ टाइम उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना, ये आता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सिस्टम इंजीनियरिंग में आएगा फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स। फिर जब मेरा पूरा प्रोजेक्ट बन गया है उसके बाद मुझे पूरी रिक्वायरमेंट्स देखना कि ये ही फेज के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स बोली गई थी, क्वालिटी ठीक है, मतलब ऊपर वाले सारे पॉइंट्स नीचे वाले में कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज योर डिफिकल्टीज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ा है, कोई भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई डिफिकल्टी नहीं आए। अगर हम एक फाइल भी बना रहे हैं, अगर हम एक वीडियो भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी डिफिकल्टीज आएंगी आएंगी। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके की डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं वाइल डेवलपिंग, तो कैसे पता लगता है वो। तो कुछ चीज़ें हैं जो डिफिकल्टीज है, कॉमन है, वो हमेशा ही आती हैं। किस तरह की हैं वो, रिड्यूसिंग प्रॉब्लम क्या है, डुप्लीकेट प्रॉब्लम्स आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने वेबसाइट बना दी, एक फेज कंप्लीट कर दिया, दूसरे फेज में हम चाहते हैं कुछ यूनिकनेस हो, बट वो भी सेम तरीके से डेवलप हो गया, तो वो क्या है, डुप्लीकेसी हो गई है सेम चीज़ की। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मल्टीपल सोल्यूशन, अब एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जब बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे सामने होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। और अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हर एक इंसान का सजेशन अलग होगा, वो कहेगा कि हम ये वाला चूज़ कर सकते हैं, दूसरे कहेगा हम ये वाला चूज़ कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड वन इज योर डिफिकल्ट कॉस्ट प्रोडक्शन। अब अगर आपको किसी कस्टमर ने आके कहा कि हमें इस तरीके की वेबसाइट बनानी है या हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है, और आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि ठीक है आपके इतने पैसों में बन जाएगा, और बाद में वो उतना रिसोर्स ले रहा है कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा, उसमें तो लॉस हो गया आपको, तो आप खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कितना आपको आपकी कॉस्ट लगने वाली है। तो डिफरेंट कॉस्ट प्रेडिक्शन, तो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कितनी कॉस्ट लगेगी और कितने टाइम में आपका बन जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
तो इसमें क्या होता है, हमारे जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें एडवांसमेंट आती है। अगर हम एक लैंग्वेज की भी बात करें तो कुछ टाइम बाद थोड़ी न्यू लैंग्वेज आ जाएगी। और अगर आपने किसी से 6 मंथ का टाइम लिया हुआ है कि हम इस लैंग्वेज में, जो पॉपुलर लैंग्वेज है अभी की, उसके अंदर हम आपका प्रोजेक्ट बना के देंगे, और उतने ही टाइम में कोई और न्यू लैंग्वेज आई जो बहुत पॉपुलर हो गई, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है। ठीक है। डिफरेंट मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एंड डिफिकल्ट टू मॉनिटर। अब हर चीज को मॉनिटर करना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डिफिकल्टीज है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगर आपको एग्जैक्टली पूछा है कि क्या डिफिकल्टीज है, तब भी आप मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको 13 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो तब भी आप मेंशन कर सकते हो अपने मटेरियल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसेंशियल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब क्या क्या चीजें इसेंशियल हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो देखते हैं। स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग, इजी ईच एंड एवरी फेज और एवरी स्टेज ओवरव्यू। अब स्टार्टिंग अगर हम करें, बना रहे हैं, अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि हमें क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें हर एक फेज जो भी हमें डिजाइन करना है, हर एक स्टेज जो भी हमें डिजाइन करनी है, उसका एक ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है, अगर मैं ये पीपीटी से भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इस टॉपिक को देखते ही पता लगना चाहिए, मेरे दिमाग में ओवरव्यू आना चाहिए कि मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। भले से वो एग्जाम्पल मैं दूँ या ना दूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो एग्जाम्पल होनी चाहिए कि मैं ये दे सकती हूँ उस टॉपिक के अंदर। तो ये क्या है, एक प्लानिंग हो गई, स्टार्टिंग प्लानिंग हो गई, जिसके अंदर मैं बता रही हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग फेज है या मेरा ईच फेज या ईच स्टेज किस तरीके का होने वाला है। ठीक है। डिटरमिन आउटपुट, जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ या जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो मुझे पता होगा कि उसकी क्लियर आउटपुट आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसके पीछे मेरी क्लियर आउटपुट है कि मुझे वीडियो इस तरह रिकॉर्ड करनी है, और वो फिर इस तरीके से यूट्यूब पर दिखने वाली है, और इस तरीके से बच्चे उससे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्लियर आउटपुट मेरे दिमाग में है, और वो किस तरीके से कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरे कस्टमर हो या फिर आप मेरे यूजर हो, और मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, एक पीपीटी बनाकर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ा कि मैं बिना पीपीटी के भी आपको समझा सकती थी, क्योंकि टॉपिक्स मुझे पता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सुनना भी है और हमें सामने दिखना भी चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे पीपीटी बनानी पड़ी, ताकि आपको दिखाई भी दे और मेरी बात से आप लोग रिलेट करें और समझ में भी आए। ठीक है, डिटरमिन आउटपुट के अंदर आपको क्लियरली पता हो कि आपकी आउटपुट कैसे होने वाली है, और वो आउटपुट यूजर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिसाइडिंग क्वालिटी क्राइटेरिया। अब डिसाइडिंग क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बेस्ड, ऑल्सो डिस्कस विद स्टेक होल्डर। यानी कि अगर मेरे स्टेक होल्डर कौन होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं जो भी किसी भी तरीके से मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। मे बी वो मेरे आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर खुद हो सकता है, उसका मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है स्टेक होल्डर। तो उनकी जो भी क्वालिटी की रेलिवेंट चीजें हैं, उसको आप क्या करो, डिसाइड कर लो कि हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उसने कहा है कि हमें 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर या हमें चाहिए हमारा प्रोजेक्ट, तो आप देखो कि आपके पास इतना स्टाफ है भी या नहीं कि जो 2 मंथ्स में आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करके दे। तो ये आपका डिसाइडिंग क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आपके रिसोर्सेज की, कितने लोग आपके एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है उस पर, कितने पैसा लगने वाला है, कितने इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, ये सब रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट, एंटिसिपेटिंग रिस्क इन्वॉल्व। अब रिस्क को तो हमें पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हमने बात नहीं करी स्टेक होल्डर से अच्छे तरीके से, उसने पहले बोला कि हमें इस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट को बनवाना है, एंड देन वो आकर आपको 1 मंथ बाद बोलता है कि उसने कोई आपने पेमेंट नहीं करी आपको एडवांस में, अब वो 1 मंथ के बाद आपको बोलता है आके कि मुझे तो नहीं, मुझे इसमें बना के दो, तो उसी लैंग्वेज में उसने स्विच कर दिया। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिस्क मिल गया है, एक तरह का रिस्क आ गया आपके प्रोजेक्ट के अंदर कि आपको काम तो करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपका आधा काम हो चुका है। ठीक है, तो आपका रिस्क किसी भी तरीके का आ सकता है, और रिस्क कैन बी अकर ऑफ एनी टाइप, और किसी टाइप का भी रिस्क आ सकता है। आपका कोई पर्सन जो एक टेस्टिंग कर रहा है वो बीमार हो सकता है। ठीक है, वो भी एक तरह का रिस्क है। ठीक है, वो छोड़ के भी जा सकता है आपकी कंपनी, वो भी एक तरीके का रिस्क है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, कोई रिसोर्स खराब हो गया है, तो वो भी एक तरीके का रिस्क है। तो रिस्क किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, फिक्सिंग टाइम शेड्यूल, ये तो आपको पता ही है, टाइम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम। तो एक, अब फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी में काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वहाँ पे अलग अलग पीपल हैं, अलग अलग लोग हैं जो
बोल सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास की एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर हमारे ग्रुप्स बन रहे हैं, जिन ग्रुप्स के अंदर आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो एक ग्रुप बना A, B, C, ठीक है। अब एक ग्रुप के अंदर 5 बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैनेजर कोई एक ही बनने वाला। तो हमें डिसाइड करना है कि किस किस बच्चे को हमें किस टीम में रखना है और इस टीम का कौन सा लीडर होने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट मैनेजर किसको बनाएंगे, जो ऑलरेडी सारे ही फेजेस के बारे में जानता हो, जिसको नॉलेज हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, ठीक है। उसकी क्वालिटीज क्या है, वो सबके साथ कोऑर्डिनेट करने वाला हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो कंट्रोल करने वाला हो, वो रिस्क को देख के डरता ना हो, ठीक है। टॉलरेंस बिहेवियर हो उसका, अडेप्टेबल पर्सन हो, ये सब उसकी क्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, वो मैनेजर को वो मैनेजर को चूज करेंगे जो सारे फेजेस के साथ कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, और टीम के अंदर उन इंसान को रखेंगे, उन पर्सन्स को रखेंगे जो टीम के अंदर काम कर सके, ठीक है। डेवलपिंग द कम्युनिकेशन प्लान, अब जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस स्टेक होल्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन प्लान बनाएंगे कि हम ईमेल के थ्रू उनसे बात करने वाले हैं, या मैं कॉन्फ्रेंस पे बात करने वाला हूँ, या फिर उनको विजिट कराने वाला हूँ अपनी कंपनी को, या फिर कोई कॉल पे बात होने वाली है। कोई भी अगर आपका कम्युनिकेशन प्लान है वो भी आप पहले से ही डिसाइड रखो कि हमें उनसे बात कैसे करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल फॉरेन का किसी बंदे का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको बोल तो नहीं सकते आप आके विजिट करो, यहाँ पर आके देख लो। तो आप ईमेल के थ्रू उसको पिक्चर्स वगैरह सेंड करो, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर उससे बात करा रहे हो, या उसे दिखा रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट इतना बन चुका है, आपको इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स है तो आप बताइए, ठीक है। ये सब भी इसेंशियल है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एस्टिमेशन, वही कि आपको कॉस्ट का पता हो। अब कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर डिफरेंट आ सकता है। अगर आपने किसी को बताया है कि आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपके इतने पैसे लगने वाले हैं, एंड देन इसको बनाने के हम लोग इतने पैसे लेंगे, तो वो आपका कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आएगा कि आप बताएं कि आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इतना पैसा लग रहा है, लेकिन हम डेवलप करने के इतने पैसे लेंगे। या फिर आप दोनों को मिक्स करके बता दें कि टोटल आपका कुछ नहीं है, टोटल आपको कुछ नहीं पता कि रिसोर्सेज कितने के आएंगे, हम कितना लेंगे, टोटल आपका इतना चार्ज होगा। दोनों चीजें कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आएंगी। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर आपका प्रोजेक्ट बन चुका है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन? अगर हमारा छोटा प्रोजेक्ट लाइक फाइल है, तो उसको आपको पता है कि एक फाइल है सिंपल, उसमें मैंने ये टॉपिक्स कवर करे, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आपको हर चीज बतानी पड़ेगी, लाइक आपने किन किन लोगों से उस पर काम कराया था, प्रॉपर आपको कम्युनिकेशन प्लान क्या था उसके बारे में बताना पड़ेगा, हमने ईमेल बात करी थी, आपने किस तरीके से पेमेंट ली थी स्टेक होल्डर से, वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्या प्लान बना था उसको कितने टाइम में आपने कवर करके दिया था, क्या क्वालिटी थी उसकी, ठीक है। ये सब चीजें आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखोगे। इवन अगर आप अपनी एक वेबसाइट भी बनाते हो तो कभी कभी आप क्या करते हो, साइड में एक नोट पैड पे या कभी भी लिखते हो, क्योंकि मैं तो ये करती हूँ कि अगर वेबसाइट आपने बनाई है तो उसके अंदर अगर मैंने कोई नैप बार भी बनाई या फिर आगे फ्रंट पेज डिजाइन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, उसको डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज बनाई थी और मैंने यहाँ पर ये कलर्स यूज करे थे। कई बार ऐसा होता है अगर हमें इसमें चेंजेस करना है तो डॉक्यूमेंटेशन हमारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमने साइड में लिखा हुआ है कि अच्छा मैंने ये चीज़ यहाँ से रेफरेंस लेके पढ़ा था, तो उससे आपको इजी रहेगा उसमें चेंजेस करना, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसेंशियल चीज़ें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आपको क्लियर हो रहा है एक एक स्टेज। आपने एक बार इसको ज़रूर पीपीटी को पढ़ना है तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, और बहुत ईजिली मैंने इसमें स्टेप्स लिखे हैं। और अगर आपको सिंपल पूछा है, इसेंशियल स्टेप्स पूछे हैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, तो आपको 10 के 10 एक्सप्लेन करने हैं। आप चाहो तो 5-6 भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इसके आगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप खुद से अपनी इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार हम इसको समरी रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड फिर हमने पढ़ा कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हमने पढ़ा इसके गोल्स क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि इसकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम पे क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, फिर हमने पढ़ा कि इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इसेंशियल है। यस, इतनी सी देर में हम लोगों ने इतना सारा सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमारा ये सारा का सारा एक टॉपिक के अंदर कवर होता है। अगर आपको 13 मार्क्स में क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। A project manager is professional who organize plans and executes project while working within a restraint like budget and schedules.
प्रोजेक्ट मैनेजर आर इन चार्ज ऑफ लीडिंग टीम, डिफाइनिंग गोल, कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जो एक प्रोफेशनल इंसान है, वो हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, हर प्लान्स को ऑर्गेनाइज करेगा एंड उस प्लान्स के अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट करेगा, और वो भी एक बजट के अंदर और एक शेड्यूल के अंदर, कितने टाइम के अंदर काम कराना है। अब हम हर किसी को अपने प्रोजेक्ट का मैनेजर नहीं बना सकते, हम उसी को मैनेजर बनाएंगे जो हर एक फेज को जानता हो, उसमें कैसे काम होता है, जिसको उन हर फेज की नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कोडिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो डिजाइनिंग नहीं जानता, ठीक है। एक बंदा कोडिंग में बहुत अच्छा है लेकिन उसको एनालाइज करना नहीं आता, उसको पता है कि बस मुझे ये दे दो, अच्छा ये चीज़ों को आपको कोडिंग में कन्वर्ट करना मैं कर दूंगा, लेकिन उसको एनालाइज करना नहीं आता कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या सोल्यूशन निकालूंगा इसका, अगर ये रिस्क हो गया तो मैं इसके आगे क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा। तो हम किसी को भी नहीं बना सकते प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर की अलग क्वालिटीज़ हैं, वो हर एक फेज को जानता है, एक प्रोफेशनल इंसान है जो प्लान करना जानता है, एग्जीक्यूट करना जानता है और हर फेज के साथ कोऑर्डिनेट करना जानता है, उसको ही हम प्रोजेक्ट मैनेजर बना सकते हैं। और जो भी हमारी टीम है उसका लीडर होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करता है और जो भी डिफाइनिंग गोल्स हैं उनके साथ काम करता है, ठीक है। अब रोल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर का? हमारे डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी हमने स्कोप बनाया, स्कोप में आप लिमिटेड टाइम आ सकता है आपका, ठीक है। जैसे हम लोग फंक्शन स्कोप पढ़ते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ से चलिए यहाँ तक खत्म है, तो उसके बीच का स्कोप है। तो यहाँ पर भी कोई स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट है, जो भी आपको करना है, चाहे आप टेस्टिंग कराओ, डिजाइनिंग कराओ, आप उसका चेंज कराओ, अपडेशन कराओ, कुछ भी कराओ, आपका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग स्कोप के बीच में ही वो काम होना चाहिए। और ये डिफाइन कौन करता है? मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, ठीक है। डेडलाइन विद स्टेक होल्डर, डीलिंग विद स्टेक होल्डर, डीलिंग विद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो हमारे से काम करा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलेंगे। तो उनके साथ डील करना, कि उनसे बात करना, अगर वो कह रहे हैं कि हमें अपडेशन चाहिए थोड़ी सी, या फिर हमें थोड़ा और जल्दी चाहिए अपना प्रोजेक्ट, तो उन सबके साथ कौन डील करेगा? मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर डील करेगा, ठीक है। प्लानिंग लाइक कॉस्ट, बजट, टाइम एक्सेट्रा, हर चीज़ की प्लानिंग भी कौन करने वाला है? प्रोजेक्ट मैनेजर करने वाला है। असेसिंग रिस्क, अब अगर कोई रिस्क आ रहा है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इन योर प्रोजेक्ट कुड हार्म, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट भी आएगा, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई रिस्क आ रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको एग्जामिन करना, या फिर पहले से ही सोच लेना कि अगर ये रिस्क आ गया तो उसको किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। तो वो सारे रिस्क को भी कौन एक्सेस करता है, कौन असेस करता है? मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब वो ट्रबल शूटिंग है, अगर हम कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि पहले सोच लिया कि ठीक है ऐसे कर लेंगे, फिर 2 दिन बाद कहते हैं नहीं वो हमने जो सोल्यूशन लिया था वो गलत था, अब दूसरे सोल्यूशन पे मूव करते हैं, तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच में सॉल्व करना किसी भी प्रॉब्लम को, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, अब बहुत सारे रिसोर्स हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है। अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है मेरे 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करें, जिसमें से एक को क्या करना था? एट द एंड जाकर एक्सप्लेन करना था कोई भी प्रोजेक्ट। अगर हमें आपने कभी साइंस में प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसमें बहुत 3-4 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे? एक बच्चे ने डिज़ाइन किया, हम ये बनाएंगे, एक बच्चा आइडिया लेकर आया, एक बच्चा मटीरियल लेकर आया, एक ने बनाया, फिर एट द एंड उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सप्लेन भी करना होता था। और जो बच्चा एक्सप्लेन वाले पे काम कर रहा होता था, वो बच्चा अगर बीमार हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो किसी और को उसका काम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मैनेज कौन करेगा? मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज भी कौन मैनेज करता है? मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, ठीक है। अगर मेरा कोई कंप्यूटर खराब हो गया, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है, या कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये सब भी कौन मैनेज करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, ठीक है। तो सारे काम किसके हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं। लेकिन जो बीच उसके अंदर टीम के अंदर काम करे, उनका काम, मेंबर्स का काम है सिर्फ काम करना, बट उनको देखना और उनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना, सारे काम किसके हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो काम होता है ना, फेजेस को मैनेज करना, किसका होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का। जैसे हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पर इसके क्या क्या रोल्स हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये फेजेस वाला एक अलग क्वेश्चन बनता है, बट मैंने इसके नीचे क्यों रखा है इसको? क्योंकि यही फेजेस कौन मैनेज करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करेगा। तो यही सारे फेजेस आप प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर लिखकर नीचे एक लाइन लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, द प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द टास्क लाइक initiation, planning, execution, monitoring, control and at last documentation. All the phase must be done in the supervision of manager. तो सारे ही काम कौन करेगा?
मैनेजर करेगा। तो ये सारे ही एक अलग क्वेश्चन बनता है फेजेस वाला, बट आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको इतना मटेरियल याद करने की जरूरत नहीं है, सेम मटेरियल लिखकर आप बस ये याद रखो ये काम कौन करता है, मैनेजर करता है। तो ये सारी ड्यूटीज भी किसकी है, मैनेजर की हैं। तो आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएट। इनिशिएट क्या होता है, इट इज अ बिगनिंग फेज इन विच वी शुड नो व्हाट इज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आउटपुट ऑफ दिस फेज इंक्लूड रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। अब आपको लग रहा होगा कि वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, बट वही चीजें हैं ना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर। इनिशिएट करना मतलब क्या है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। और प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे ध्यान में क्या होगा कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर की वो कंप्लीट हो, ठीक है। जो भी हमारी जरूरत है उसको कंप्लीट करें हम लोग। और इसकी जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स पे और डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। Next one is your planning. It needs detail of the project like scope, time, budget, risk, goals, communication plan, etc. अब अगर phases है, सेकंड फेज क्या है, प्लान करना। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा कितना स्कोप होगा, क्या टाइम होगा काम करने का, ठीक है, और बजट कितना होगा। रिस्क तो नहीं आएंगे इसके अंदर, और रिस्क आएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, क्या गोल्स होंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सब चीजें प्लानिंग के अंदर आएंगी। देन आता है एग्जीक्यूट। जब हमने प्लान बना लिया तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आर कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेड थ्रू प्रॉपर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन to get the work done as explained in approved project management plan। अब एग्जीक्यूशन अगर हो रही है तो मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेट करना, ये सब चीजें किसके आएंगी, एग्जीक्यूशन के अंदर आएंगी। और जो एग्जीक्यूशन है वो किस पे डिपेंड करती है, इनिशिएट पे। अगर आपने अच्छा इनिशियलाइज किया है किसी चीज को, अच्छे से स्टार्ट किया है, तभी उसकी प्लानिंग अच्छी होगी। अगर उसकी प्लानिंग अच्छी है तभी वो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। तो जो एग्जीक्यूशन फेज है मेरा वो किस पे डिपेंड करता है, ऊपर वाले दोनों फेजेस पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब ये जो तीनों फेज हैं ये किसके कौन कर रहा है, इनको प्रोजेक्ट मैनेजर ही कर रहा है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है इसके अंदर बहुत सारे टीम मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा। जैसे द टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कंपेयर्ड एट एवरी स्टेज एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, रिसोर्स एंड प्लान टू कीप थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक। अब क्या है, मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना। मॉनिटरिंग मतलब किसी चीज को देखना, ये चीज सीक्वेंस में चल रही है नहीं चल रही है, जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसको कंट्रोल करना, अगर कोई रिसोर्स है वो ज्यादा यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग हमें प्रोजेक्ट में चाहिए काम कराने के लिए और हमें 7 लोगों से काम करा रहे हैं, तो उनको पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो क्या हो रहा है, रिसोर्स मेरे एक्सपैंड हो रहे हैं, तो उनको कम करना ही क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हम 4 लोगों का वर्किंग आवर बढ़ा देंगे ताकि वो 7 लोगों को जितना काम करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा कंट्रोल हो गया और मॉनिटर हो गया। और अगर कोई भी एडजस्टमेंट नेसेसरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वालिटी मुझे कम नजर आ रही है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी और करो, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी में अगर प्रॉब्लम है तो उस एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। तो ये क्या हो गया। और चीजें अगर इधर उधर जा रही हैं, ट्रैक से अलग हो रही हैं, तो उन सब चीजों को राइट ट्रैक पे लेकर आना क्या हो गया, मेरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और ये कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, ठीक है। क्लोजर और कंप्लीशन, द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट, रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, द स्टेज offers time of both celebration and reflection. It is the final result of all efforts. It is the final result of project. तो ये क्या है, क्लोजर और कंप्लीशन। मतलब अब प्रोजेक्ट जो था मेरा स्टार्ट हो गया, प्लान हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, उसको मॉनिटर भी कर लिया, कंट्रोल भी कर दिया। अब एट द एंड उस प्रोजेक्ट को खत्म करने का नंबर आ गया, उसको बंद करने का नंबर आ गया, तो वो क्या हो गया, मेरा फाइनलाइज हो गया प्रोजेक्ट, फाइनल कर दिया है मैंने प्रोजेक्ट को। और फाइनल करने के बाद उसको दोबारा से देखना कि जो जो हमने स्टेप्स किए थे फॉलो, क्या वो ठीक थे या नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और इस टाइम पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग थी और एंडिंग थी वो अच्छे से हो गई है, तो उसको सेलिब्रेट करना और उसको एक प्रॉपर आउटकम में लेकर आना, ये हो गया मेरा कंप्लीशन के अंदर। तो ये सारे मेरे फेजेस भी हो गए और प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटीज भी हो गई, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको सिंपल आता है कि फेजेस क्या है तो आप सिर्फ 5 ही स्टेप्स फॉलो कर दोगे। और अगर आपको ये आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या काम करता है तो ये 5 स्टेप्स लिखोगे आप, और उसके नीचे क्या लिखोगे आप, इसकी द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, ये वाली आप लाइन लिख दोगे। तो आई होप कि आपको क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, और आपकी जो इसेंशियल चीज़ें हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सब हमने कवर किया है। आई होप कि आपको समझ आया हो, आपने अच्छे से समझा हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इस पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।